Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to your weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now science and technology related current affairs जो इस lecture में हम cover करेंगे that would be from 28th of June to 4th of July. So 28 जून से लेके 4 जुलाई तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में वो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ऑलराइट, व्हाट विल वी कवर, इस साइड आ जाते हैं। या इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि पी मिसाइल। नाउ आप लोग जानते हो कि इंडिया की मिसाइल्स हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हैं, पृथ्वी क्लास मिसाइल्स हैं, अग्नि क्लास मिसाइल्स हैं, नाग है, त्रिशूल है, बहुत सारी टाइप की मिसाइल्स हैं। तो उसमें जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है ना, उसमें टेक्नोलॉजी ना बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने नया वेरिएंट निकाला है अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स का। तो अग्नि मिसाइल्स का एक नया वेरिएंट आया जिसमें नई टेक्नोलॉजी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर डीआरडीओ इटसेल्फ। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि पी मिसाइल, इस न्यूज को देखेंगे। देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन इंडिया, मणिपुर मिजोरम में, खासकर अभी मिजोरम में 2020 में मणिपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस बढ़ने लग गए थे। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में, तो वो देख लेंगे। देन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग अभी रिसेंटली मनाया गया था, तो उसके बारे में देख लेंगे कि ड्रग अब्यूज इंडिया में कितना चल रहा है, क्या कारण है और इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स ले चुका है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग अब्यूज। देन स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया गया है 28th ऑफ जून को। और ये जो स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे था, ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस। बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे वो इंडिया के, एंड ही प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फॉर्मुलेटिंग सेकेंड 5-year प्लान। आपके कंट्री का सेकेंड 5-year प्लान बनाने का श्रेय पीसी महालनोबिस को जाता है। ही वाज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे आप स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हो, तो उसके बारे में देख लेंगे। देन साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, तो इसने बहुत सारी कंट्रीज को ना उनकी साइबर कैपेबिलिटीज के बेसिस पे रैंक दिया है। कुछ टॉप टीयर कंट्रीज हैं, कुछ मिड टीयर हैं, कुछ लो टीयर कंट्रीज हैं जिनकी साइबर कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे अब गवर्नमेंट की सर्विसेज और बहुत सारी चीजें अब साइबर ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, तो वहां साइबर अटैक से बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये हमें बताता है कि इंडिया की साइबर कैपेबिलिटीज कैसी हैं और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं साइबर स्पेस को ज्यादा सिक्योर बनाने के, इंडिया के साइबर स्पेस को, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। देन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में आया था, 20 का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, उसके बारे में देख लेंगे। देन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन गगनयान मिशन। नाउ गगनयान मिशन में रीसेंट बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, पर हम इस न्यूज को ना डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने यहां पे ये न्यूज इसलिए मेंशन करी है कि पिछले हफ्ते ये चीज भी आई थी, इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसको लेके कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, पर अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। गगनयान के बारे में और डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, तो गगनयान एक्चुअली है क्या और इंडिया के इसरो के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इसे डिस्कस नहीं करेंगे, पर हां इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स इस हफ्ते हुई जरूर है। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स हम एंड में करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो फिर बिना किसी देरी के ना अग्नि मिसाइल वाली न्यूज पे शिफ्ट होते हैं। द नंबर फर्स्ट इशू, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि पी मिसाइल। ऑलराइट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि पी मिसाइल। ऑलराइट, रिसेंटली अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल, यानी कि इससे न्यूक्लियर मटेरियल आप भेज सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी स्टैंड्स फॉर प्राइम, was successfully test fired by DRDO from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, बालासोर। ठीक है, तो इस आइलैंड, एक आइलैंड ही था व्हीलर आइलैंड, उसका नाम ही आपने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया था। तो उस आइलैंड से आपने अभी टेस्ट फायर करके देखी है मिसाइल और सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है। अब ये इंडिया के आर्सेनल में चला जाएगा, मतलब अब इंडिया से यूज कर सकता है। देन इट इज अ न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है थोड़ी देर में देखेंगे, पर अग्नि क्लास की जितनी भी मिसाइल्स हैं उसमें ये लेटेस्ट मिसाइल आई है अग्नि प्राइम या अग्नि पी। ठीक है,
इट इज अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 टू 2000 किलोमीटर। इसकी कैपेबिलिटी है 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक। और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बैलिस्टिक, इसका भी सिग्निफिकेंस बता देता हूं। देखो जो मिसाइल्स है ना वो दो तरीके की हैं, एक तो होंगी क्रूज मिसाइल, एक होंगी बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होंगी ना वो तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह सीधा चलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर से किसी जगह पे मिसाइल फायर कर दी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, सीधा जाएंगी और अटैक कर देंगी। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा अलग चलती है। मान लो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे आपने मिसाइल डालनी है, तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगी, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, एटमॉस्फेयर पे री एंटर करेगी और फिर अटैक करेगी। तो ये एक तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। जैसे क्रूज मिसाइल तो ऐसे जाएगी सीधी, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है, एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है। तो अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 टू 2000 किलोमीटर है, ठीक ठाक रेंज है। अच्छा, कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब क्या है? कैनिस्टर पता क्या होता है? लॉन्च करने के लिए एक कंटेनर होता है, बड़ा सा कंटेनर होगा जिसमें मिसाइल आप डालते हो और वहां से लॉन्च होती है। ठीक है, कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। नाउ अगर एक कंटेनर है जिसको आप मूव कर सकते हो तो आप कहीं से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। जनरली मिसाइल के लिए ना आपको एक मिसाइल लॉन्च पैड बनाना पड़ता है और वो फिक्स्ड होता है, एक जगह पे होता है, तो आप मिसाइल सिर्फ वहीं से फायर कर सकते हो। पर कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल्स जो होती है ना, वो एक ट्रक पे लग जाता है कैनिस्टर, उस पे आप मिसाइल डाल सकते हो और उस ट्रक को कहीं भी ले जाओ। ठीक है, रिजिड लोकेशन नहीं है, कहीं भी आप ले जाके कहीं से भी फायर कर सकते हो। तो ये एक मोबिलिटी बढ़ाता है कैनिस्टराइजेशन, तो ये भी एक बेटर चीज है। इट विल रिप्लेस द पृथ्वी अग्नि 1 अग्नि 2 मिसाइल्स। इंडिया के पास अग्नि सीरीज में अग्नि 1 अग्नि 2 मिसाइल्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसीलिए अग्नि 1 अग्नि 2 को रिप्लेस करेगा अग्नि पी। और एक पृथ्वी क्लास ऑफ मिसाइल्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको भी रिप्लेस करेगा अग्नि पी, क्योंकि पृथ्वी अग्नि 1 अग्नि 2 की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी थी। ऑलराइट, इट विल एंटर द सर्विस एज अ 2-stage सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। इसको जो प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि इस मिसाइल को जो एनर्जी दे रहा है, जो फ्यूल है, और फ्यूल से भी ज्यादा जो इंजन है जो इस मिसाइल को आगे लेके जाता है, वो 2-stage सॉलिड प्रोपेलेंट है। मतलब पहले स्टेज 1 में आग लगेगी, फिर स्टेज 2 में लगेगी। ठीक है, 2 स्टेज है। और ज्यादा इससे रिलेटेड प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में डिटेल में पता नहीं होना चाहिए आपको। हम स्टैटिक पोर्शन जब करेंगे, जब हम स्पेस लॉन्च व्हीकल्स करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा अच्छे से कि ये 2 स्टेज क्या होता है, 4 स्टेज क्या होता है। चलिए, अच्छा, अब क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। जनरली जो न्यूज में आता है ना, उसमें से इतना सवाल नहीं पूछती। यूपीएससी क्या करती है, जो न्यूज में आया है ना, उससे रिलेटेड चीजों से सवाल पूछ लेगी। जैसे न्यूज में आया है कि अग्नि पी मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, यूपीएससी के चांसेस हैं कि यूपीएससी आपसे पूछ ले अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स के बारे में, कि बाकी अग्नि मिसाइल्स क्या करती हैं, या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम क्या है, उससे पूछ सकता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं बाकी अग्नि मिसाइल्स क्या करती हैं। These missiles are mainstay of India's nuclear launch capability. ये अग्नि मिसाइल्स ही हैं जिनके थ्रू हम न्यूक्लियरली केपेबल, हम एक जगह से दूसरी जगह न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नाउ बाकी अग्नि मिसाइल्स के बारे में देख लेते हैं। एक तो है अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 टू 800 किलोमीटर, अग्नि 2 रेंज ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, अग्नि 4 रेंज इज मोर देन 3500 किलोमीटर्स एंड कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर। कहीं से भी, लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है, कहीं से भी फायर कर सकते हो। और ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अग्नि 5, क्योंकि ये इसकी रेंज सबसे ज्यादा है, मोर देन 5000 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। तो इंडिया से आप किसी भी कंट्री में फायर कर सकते हो, बहुत आसपास की कंट्री कवर हो जाती हैं। और क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है, इट इज नोन एज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे मिसाइल्स ना अपनी रेंज के हिसाब से बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाती हैं। जिनकी रेंज कम है उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, जिनकी रेंज ज्यादा है उन्हें थोड़ी ज्यादा मीडियम रेंज मिसाइल्स होंगी, कुछ होंगी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स,
और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी रेंज सबसे ज्यादा होती है। तो अग्नि 5 आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्लियर, मोर देन 5000 किलोमीटर। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। आपका ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। 1983 में इंडिया को लगा कि इंडिया के पास ना खुद की मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया को मिसाइल्स बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है ना। इंडिया को खुद की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए खुद का एक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए। रशिया यूएसए पे डिपेंड करने से कुछ नहीं होगा, खुद का एक स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट मिसाइल प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट काम पे लग गए और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तभी तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसमें इन्होंने 5 टाइप की मिसाइल्स डेवलप करनी थी, ठीक है। एक तो है पृथ्वी सीरीज, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होगा कि पॉइंट ए जो सरफेस पे है वहां से ये अटैक करेगा पॉइंट बी जो सरफेस पे ही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज थी। फिर अग्नि मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल थी पर इसकी रेंज में वेरिएबिलिटी है, ये शॉर्ट रेंज में भी है, मीडियम रेंज में भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है। अब तो हमने ये वो भी देख लिया। तो अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ही है। फिर त्रिशूल आई थी, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर ग्राउंड से आपने किसी एयरक्राफ्ट को अटैक करना है तो सरफेस टू एयर मिसाइल, ये त्रिशूल बनाई थी आपने। देन एंटी टैंक मिसाइल भी है आपकी, एक नाग, और एक है आकाश, मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, के एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर मिसाइल। तो ये 5 मिसाइल्स, ये 5 क्लास ऑफ मिसाइल्स बनाई थी अंडर IGMDP, and this development program was spearheaded by Dr. APJ Abdul Kalam. All right? Now, कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बोला था ना कि बाद में हम आएंगे। जैसे आप देख सकते हो इस ट्रक के ऊपर ये पूरा कंटेनर लगा है, इसके अंदर मिसाइल फिट होती है और लॉन्च हो जाती है, राइट। तो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको यहां पे दी हुई है, आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी कि कैनिस्टर बेस्ड जो लॉन्च सिस्टम होता है, एक तो मोबिलिटी बढ़ा देता है, जरूरी नहीं आप एक ही जगह से मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज है, इसके भी टाइप्स होते हैं, हॉट लॉन्च, कोल्ड लॉन्च, बड़ा सिंपल है, तो वो आप नोट से ही पढ़ सकते हो। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड न्यूज पे। और सेकेंड न्यूज क्या है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये जो फैलता जा रहा है मिजोरम में और बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। नाम से हमें क्या पता चलता है? अफ्रीकन है तो इसका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ होगा, और स्वाइन फीवर का मतलब ये पिग्स को होता है, और पिग से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है, और ह्यूमंस में भी ये वायरस काम करता है और ह्यूमंस भी बीमार होते हैं, राइट। और पता है ये डिजीज डेंजरस क्यों है? इसकी मोर्टेलिटी काफी हाई है, डेथ ही होती है अगर ये हो जाए। क्लियर? चलो नाउ न्यूज में क्या है, फिर हम जानेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से ही आएगा। Recently, 4 districts of Mizoram have been declared as epicenters of African swine fever. मिजोरम में हो गया 4 districts are infected. African swine fever सबसे पहले देखा गया था 2020 में मणिपुर में, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया को इंपैक्ट कर रहा है ये। African swine fever was first reported in Manipur and there have been no cases since. मणिपुर में दिसंबर 2020 के बाद कोई केस नहीं हुआ है, अब दोबारा से हो रहा है। अब इसका रीजन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक तो आप पिग्स इंपोर्ट करते हो, क्योंकि जहां पे पिग्स खाए जाते हैं वहां इंपोर्ट होता है ना। नॉर्थ ईस्ट में ना इलीगल इंपोर्ट ऑफ पिग्स बहुत हो रहा है, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से। तो इलीगल इंपोर्ट अगर आप पिग्स का करते हो ना, तो उसके प्रॉपर सैनिटेशन नहीं चेक होती। जैसे अगर आप लीगल इंपोर्ट करोगे तो प्रॉपर पेपर्स होते हैं कि ये प्रॉपर सैनिटाइज्ड है, सब कुछ है, इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें होंगी। पर इलीगल इंपोर्ट करो तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है कि ये जो पिग आपने इंपोर्ट करा ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, राइट। तो इलीगल इंपोर्ट ऑफ पिग्स की वजह से चांसेस हैं, ऐसा स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में इसलिए फैलता जा रहा है बिकॉज इलीगल इंपोर्ट ऑफ पिग्स बहुत ज्यादा हाई है नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? तो ये कारण जनरली बताया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या, राइट। व्हाट इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर? AFS इज हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिजीज।
that infects domestic and wild pigs, typically resulting in an acute form of hemorrhagic fever. तो इसका इंपैक्ट ज्यादातर ना स्वाइन्स को ही होता है, ठीक है, जो पिग्स होते हैं उन्हीं को होता है, और पिग्स की डेथ ही होती है इससे, पिग्स को आप बचा नहीं सकते, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है. It was first detected in Africa in 1920s. The mortality is close to 100%. मतलब आपके पिग को हो गया तो पिग की डेथ ही है. हाँ, ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं पाया गया है इसका, पर जैसा कि हम देख रहे हैं जूनोटिक डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं, कई डिजीजेस एनिमल से ह्यूमंस पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो कुछ पता नहीं है, पर अभी तक नहीं है. The mortality is close to 100%, and since the fever has no cure, the only way to stop spreading is by culling of animals. एनिमल को मारना ही पड़ता है, आप रोक ही नहीं सकते, वो इन्फेक्ट कर देगा आगे लोगों को. As of now, there is no approved vaccine, which is also a reason why animals are culled to prevent the spread of the infection. अब इन वैक्सीनेशन तो इसकी है नहीं है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको एनिमल को मारना ही पड़ता है, कलिंग ही करनी पड़ती है, राइट? तो ये है. बाकी आप यहां पे देख सकते हो कि फैलता कैसे है, ये पिक्चर मैंने आपके नोट्स में आपके साथ शेयर की होगी, पिग टू पिग कैसे फैलता है. अच्छा, अगर आपने पिग्स कहीं डोमेस्टिकेट करे हुए हैं तो आप कहीं स्लॉटर कर रहे हो या कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो पिग के साथ, और वही इक्विपमेंट आपने दूसरे पिग पे कर दिया तो ऐसे फैल जाएगा, राइट? और कौन सी एशियन कंट्रीज में है ये? मंगोलिया में है, चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहां बहुत ज्यादा स्वाइन फीवर है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और अब नॉर्थ ईस्ट में भी आ गया है, राइट? एशिया में जनरली ये ईस्ट एशिया को इंपैक्ट कर रहा है, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड न्यूज पे, विच इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज. 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. ठीक है, चलो, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. The date 26 June was chosen by UN General Assembly on December 7th, 1987 as the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. 1980s में ना सारी कंट्रीज ये आइडेंटिफाई करने लग गई थी कि ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ठीक है, आपने सुना होगा नार्कोस वगैरह, अगर किसी ने देखा, पाब्लो एस्कोबार वगैरह, राइट? तो यूएसए ने 1980s के दौरान ये रियलाइज कर लिया था कि ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए दे स्टार्टेड अ वॉर ऑन ड्रग्स. 1980s में ही रोनाल्ड रेगन जो प्रेसिडेंट थे, उसी दौरान वॉर ऑन ड्रग्स स्टार्ट हो गए थे. तो उसी संदर्भ में, उसी सिचुएशन के दौरान जब ड्रग्स की प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जाने लग गया, उस समय 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी 26 जून को घोषित कर दिया कि इट शैल बी कमेमोरेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड सीक इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट इट्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, सोसाइटी एंड गवर्नेंस. देखो, जितने भी ये ड्रग ट्रेडर्स है ना, जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ड्रग रिलेटेड, इनका नेटवर्क ना बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, राइट? तो इसीलिए इनको पकड़ने के लिए इन बहुत सारी कंट्रीज को साथ आना पड़ेगा. तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहां जरूरी है. क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसका अवेयरनेस फैलानी है और ड्रग्स का क्या इंपैक्ट होता है. दूसरा, जो 2021 में इंटरनेशनल डे था ना, 26 जून 2021, उसका थीम क्या था ये पता होना चाहिए. पूछ सकते हैं, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. थीम था शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स. ये थीम था, याद रखना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, the motive is to combat misinformation by sharing real facts on drugs, from health risks and solutions for the world drug problem to evidence-based prevention, treatment and care. देखो, बहुत सारी ना मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है YouTube पे, Facebook पे, कि ड्रग्स क्या करते हैं. कई लोग बहुत ही ज्यादा कुछ बोल देते हैं कि ड्रग से ये हो जाता है. कई लोग बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी बता देते हैं कि ये ड्रग का ये फायदा है, मैरिजुआना से तो ये फायदे होते हैं, हैश, ये सारे वीड वगैरह से तो ये फायदे होते हैं, ह्यूमन बॉडी को ड्रग्स का फायदा है. ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है. अब वो सच हो सकती है, गलत हो सकती है, वो अलग चीज है, पर इनका ये कहना है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स अगर है तो उसको हटाना है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है कि ड्रग्स का क्या इंपैक्ट होता है हेल्थ, सोसाइटी, सब पे. ठीक है, और इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है वगैरह वगैरह. तो ये है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दिन को ये दिन मनाया जाता है और इस साल जो था उसका थीम क्या था और इंटरनेशनल डे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता होना चाहिए. ऑलराइट,
नाउ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी 2021 में, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। नाउ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने क्या बताया है कि पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स की क्या सिचुएशन है, यह पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, अराउंड 275 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स ग्लोबली इन द लास्ट ईयर। पिछले एक साल में 275 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोगों ने ड्रग्स यूज करे हैं। ओवर 36 मिलियन पीपल सफर्ड फ्रॉम ड्रग यूज डिसऑर्डर्स। 36 यानी कि 3.6 करोड़ लोगों को तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो गई। Rise in the use of cannabis during the pandemic has been reported by most countries. ये जो वीड होती है, ठीक है, ये जो स्मोक करने वाले ड्रग्स है ना, ये वीड वाले ड्रग्स, इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ी है पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। ये रिपोर्ट करा है बहुत सारी कंट्रीज ने। Then, non-medical use of pharmaceutical drugs has also been observed in the same period. देखो बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे नशे जैसे इफेक्ट्स आते हैं, तभी उन दवाइयों को ना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप केमिस्ट से ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ड्रग अब्यूजर्स उन दवाइयों को अब्यूज करते हैं, ठीक है, उन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं और फिर ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो पाया यह गया है कि नॉन मेडिकल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की भी कंजम्पशन बढ़ी है। Then, the latest global estimates say about 5.5% of the population between 15 to 64 years have used drugs at least once in the past year. पिछले एक साल में कम से कम 5.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया के 5.5% लोगों ने पिछले साल कम से कम एक बार तो ड्रग यूज करे हैं। ओवर 11 मिलियन पीपल ग्लोबली आर एस्टिमेटेड टू इंजेक्ट ड्रग्स, यानी कि इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन वाले। और इंजेक्शन से अगर कंटामिनेटेड नीडल हो ना तो उससे हेपेटाइटिस फैलता है। तो 11 मिलियन जो ड्रग यूजर्स हैं, जो इंजेक्टेबल यूज करते हैं, उनको हेपेटाइटिस हो गया इस वजह से। तो ड्रग्स की ये प्रॉब्लम है। ओपियोइड्स यानी कि ये हेरोइन, कोकेन वगैरह, ये जो केमिकल ड्रग्स होते हैं, ओपियोइड्स कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ डिजीजेस लिंक्ड टू ड्रग अब्यूज। बहुत ज्यादा ड्रग्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो डिजीजेस होते हैं, तो ड्रग रिलेटेड डिजीजेस में सबसे ज्यादा रोल ये ओपियोइड्स का है। और ओपियोइड्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये अफगानिस्तान वाले रीजन और ये म्यांमार वाले रीजन में, गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, यहां उगाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में स्मगल किए जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ड्रग रिपोर्ट ने ये सब बताया है। ऑलराइट, नाउ स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल ड्रग प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है ड्रग प्रॉब्लम को लेके, और प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं टू टैकल द ड्रग प्रॉब्लम। जैसे द नशा मुक्त भारत अभियान, एक नशा मुक्त भारत अभियान चला है, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 15th August 2020 across 272 districts of the country found to be the most vulnerable based on data available from various sources. तो इंडिया ने 15th August 2000 यानी कि इंडिपेंडेंस डे 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान चलाया था, जिसमें फोकस किया गया था इन 272 डिस्ट्रिक्ट्स पे जहां पे ड्रग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सिवियर है। Then, Ministry of Social Justice and Empowerment has begun implementation of National Action Plan for Drug Demand Reduction for 2018-25. तो 2018 से लेके 25 तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट करेगी एक प्लान जिसमें ड्रग डिमांड रिडक्शन कम करनी है, कि लोगों में इतनी अवेयरनेस फैला दी कि लोग ड्रग्स ही डिमांड नहीं कर रहे हैं। The government has constituted Narco Coordination Center in November 2016. ये ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस को कोऑर्डिनेट करेगा। The government has constituted a fund called National Fund for Control of Drug Abuse to meet the expenditure incurred in connection with combating illicit traffic in narcotic drugs, rehabilitating addicts, educating public against ड्रग अब्यूज। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए, कि जो नार्कोटिक ड्रग एम्पायर्स हैं, जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे लड़ना है। लोगों को, जो एडिक्ट्स हैं, जो अब ठीक होना चाहते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने हैं, पब्लिक को एजुकेट करना, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, विच इज स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड। नाउ स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 29 जून को, बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टैटिस्टिशियन इन इंडिया कॉल्ड पीसी महालनोबिस। नाउ पीसी महालनोबिस
अभी जब हम करेंगे ना स्टैटिक लेक्चर, जब हम इकोनॉमी का पोर्शन करेंगे, तब आप देखोगे पीसी महालनोबिस बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड है, क्योंकि आपके कंट्री का सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल 5 ईयर प्लान जो था ना, वो था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसने आपके कंट्री की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी शेप करी थी टिल 1991। कहा जाता है कि 1956 से लेकर 1991 तक इंडिया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रहा था, और उन पॉलिसीज के आर्किटेक्ट, उन पॉलिसीज की जो इंस्पिरेशन थी वो थी सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान ने ऐसी ऐसी चीजें बताई जिसको इंडिया ने 1991 तक फॉलो करा, और इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के चीफ आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो इनके जन्म उस पे बर्थ एनिवर्सरी पे आप स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हो। क्लियर? तो इससे रिलेटेड छोटी सी न्यूज है। 29 जून, ऑब्जर्व्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द नोटेबल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय लेट प्रोफेसर प्रसंत चंद्र पीसी महालनोबिस इन द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, द थीम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डे, ये जो 2021 का स्टैटिस्टिक्स डे था, इसका थीम क्या था? अगेन थीम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो क्या थीम था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। ठीक है, SDG 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 था, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 था, वही इस साल के स्टैटिस्टिक्स डे का थीम भी था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो तो ये रही, पर पीसी महालनोबिस के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट। जो इंडियन साइंस पर्सनैलिटीज थी, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए उनके बारे में आपके सिलेबस में लिखा, आपको पता होना चाहिए। तो पीसी महालनोबिस की वो देख लेते हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, he is referred to as the chief architect of Indian statistical system as well as the father of statistical science in India. He established the Indian Statistical Institute. जो Indian Statistical Institute है वो इन्होंने establish करा था 1931 में कोलकाता में। The institute founded the journal संख्य जर्नल भी निकाली थी, मैगजीन इन्होंने, along the lines of Carl Pearson's Biometrica। तो वेस्ट में ना एक स्टैटिस्टिकल जर्नल आती थी, मैगजीन आती थी स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बायोमेट्रिका, उसी से इंस्पायर होकर संख्य निकाली है इन्होंने। ठीक है, इन 1959 इट वाज मेड एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया अंडर दिस मिनिस्ट्री। He also helped in the establishment of Central Statistical Organization CSO, जो GDP वगैरह कैलकुलेट करती है आपके कंट्री की, the National Sample Survey and the Annual Survey of Industries। ठीक है, He introduced 3 key concepts। अच्छा, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया? इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स खुद इजाद किए हैं, खुद बनाए हैं और इंट्रोड्यूस करे हैं। सैंपल सर्वे में, जैसे पायलट सर्वे कैसे करने हैं, ऑप्टिमम सर्वे डिजाइन क्या होना चाहिए, इंटर पेनिट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैंपल टेक्निक क्या होनी चाहिए। इनके बस आपको नाम याद रखने, ये होते क्या है, ये करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। यूपीएससी पूछेगी पीसी महालनोबिस ने स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में क्या करा है। तो ये 3 चीजें इन्होंने करी हैं। 1936 में ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैटिस्टिकल मेजर कॉल्ड महालनोबिस डिस्टेंस। ठीक है, The Mahalanobis model was employed in the, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन को शेप करना सिंस 1956 महालनोबिस का योगदान है। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नाउ साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट IISS ने निकाली है, साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट। इसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज को ना असेस किया गया है कि उन कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी कितनी है, क्योंकि सारी दुनिया अब ऑनलाइन मूव करती जा रही है ना। सारी दुनिया अगर ऑनलाइन मूव कर गई तो ऑनलाइन वर्ल्ड को बचाना बहुत जरूरी है फ्रॉम साइबर अटैक्स, क्योंकि अब सारे काम अगर ऑनलाइन होने लग जाएंगे। देखो, पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना कैश के थ्रू होती थी, तो आपको ये चोरों से, जेब कतरों से बचना पड़ता था, पर अब आपकी ज्यादातर ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन होती जा रही हैं। अब आपको ये हैकर से बचना पड़ता है, साइबर अटैकर से बचना पड़ता है। तो
उसको लेके डिफरेंट कंट्रीज में क्या सिचुएशन है, साइबर स्पेस को डिफरेंट कंट्रीज ने किस हिसाब से बचाया हुआ है, और उन कंट्रीज में क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, ये इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। राइट? तो एक बार ही देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। Cyber Capabilities and National Power Report. The report analyzes the cyber ecosystem of each state, यानी कि country, and how it intersects with the international security, economic competition and military affairs. Now ये report निकालता कौन है, ये नाम याद रखना, International Institute for Strategic Studies. ठीक है? Now इस रिपोर्ट ने ना अपने सर्वे के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज को एनालाइज करने के बाद इसने दुनिया की सारी कंट्रीज को ना 3 टियर्स में बांट दिया है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। जो टॉप टियर कंट्रीज हैं उनमें वो कंट्रीज हैं जिनका साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा सही है, जहां साइबर सिक्योरिटी सबसे बेस्ट चल रही है, ठीक ठाक प्रोटेक्शन है ना। पहले टियर में तो सिर्फ यूएसए है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे। फर्स्ट टियर जो बढ़िया है, बेटर है साइबर स्पेस को लेके, फर्स्ट ईयर है, उसमें सिर्फ यूएसए है। यूएसए का साइबर स्पेस वर्ल्ड में सबसे सिक्योर है। ठीक है? नेक्स्ट में आ जाती है सेकंड टीयर कंट्रीज। ठीक है? इन ये जो सेकंड टीयर है इनका साइबर स्पेस की थोड़ी सी वीकनेसेस हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं पर थोड़ी सी वीकनेसेस भी हैं। इस सेकंड टीयर में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना इसमें है, फ्रांस, इजराइल, रशिया, यूके वगैरह ये सब इसमें है। एंड नेक्स्ट सबसे नीचे है थर्ड टीयर, जिनकी वीकनेसेस ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ्स बहुत कम है, और इंडिया इस थर्ड टीयर में आता है। इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये इसमें आता है। सबसे वीक साइबर कैपेबिलिटीज वाली थर्ड टीयर कंट्रीज हैं। और इस रिपोर्ट से हमें एक और चीज पता चली है। जनरली हम ये सोचते हैं कि जो चाइना की साइबर कैपेबिलिटी है ना, क्योंकि चाइना की तरफ से हैक्स बहुत होते हैं ना, कभी वो इंडिया के साइबर स्पेस को हैक कर लेता है, कभी यूएसए पे साइबर अटैक होता है, तो दुनिया को लगता है कि चाइना के साइबर कैपेबिलिटीज ना यूएसए जितनी है। पर यह रिपोर्ट बताती है ऐसा है नहीं है। यूएसए अभी भी कई कोसों आगे है, यूएसए बहुत आगे एज फार एज साइबर सिक्योरिटी इज कंसर्न। चाइना भी बहुत आगे जा चुका है, ठीक है, पर अभी भी यह रिपोर्ट कहती है कि चाइना कम से कम 10 साल पीछे है यूएसए से। यूएसए तो बहुत ही आगे है। ठीक है? नाउ इस रिपोर्ट में क्या होता है, कंट्रीज को ना इन 7 चीजों पे असेस किया जाता है। इन 7 चीजों पे कंट्रीज को जज किया जाता है कि कौन टॉप टीयर में है, कौन बीच में है, कौन थर्ड टीयर में है। ठीक है? जैसे स्ट्रैटेजी एंड डॉक्ट्रिन हो गया, गवर्नेंस, कमांड कंट्रोल, साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, साइबर एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हैं। ये 7 कैटेगरीज को भी आपको 2-3 बारी ब्रीफ रीडिंग देनी है कि कल को अगर एमसीक्यू आ गया तो आप पहचान पाओ कि ये था या नहीं था, बस। ठीक है? एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है आपको सारे के सारे 7 उसको, बस एक रीडिंग देनी है कि कल को अगर ऐसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी इन दिस IISS रिपोर्ट, तो आप बता सको कि ये तो नहीं है और ये है, बस। ठीक है? मेमोरी में इतना हो कि एमसीक्यू से ऑप्शंस के थ्रू टूट जाए, तो 2-3 बारी पढ़ लेना है। क्लियर? अच्छा, रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स क्या थी? यूएसए इज द ओनली टॉप टियर साइबर पावर। ठीक है? यूएसए वाज द ओनली कंट्री इन द टॉप टियर इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इट्स अनपैरेलल्ड डिजिटल इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है? अनपैरेलल्ड, ये सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द फूड चेन है साइबर सिक्योरिटी वाइज यूएसए का, और कोई मैच नहीं है। ठीक है? चाइना विच फॉल्स अंडर द सेकंड टियर कंट्रीज इज एटलीस्ट अ डेकेड बिहाइंड, वही 10 साल पीछे है चाइना। क्लियर? अच्छा, इंडिया को लेके इन्होंने क्या कहा है? इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है, डिस्पाइट इंडिया के पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया के पास इतने मौजूद हैं, इतना अच्छा खासा टैलेंट पूल है, फिर भी इंडिया हैज मेड ओनली मॉडेस्ट प्रोग्रेस, थोड़ी सी ही प्रोग्रेस करी है। और इंडिया का भी आंखें पता कब खुली? जब चाइना ने अटैक करना शुरू कर दिया। गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बाद चाइना ने इंडिया के साइबर स्पेस पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, उसके बाद इंडिया थोड़ा सीरियसली लेने लग गया इस चीज को। ठीक है? इंडिया इज करंटली एमिंग टू कॉम्पनसेट फॉर इट्स वीकनेस बाय बिल्डिंग न्यू कैपेबिलिटीज, और इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे हेल्प भी, सपोर्ट भी ले रहे हैं, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह से भी सपोर्ट ले रहा है इंडिया। India's approach towards institutional reform of cyber governance has been slow and incremental. ये रिपोर्ट कहती है इंडिया के रिफॉर्म
स्लो है, इंक्रीमेंटल है, तभी मॉडेस्ट प्रोग्रेस है ना। तो ये रिपोर्ट इंडिया को काफी अच्छा नहीं रखती है कि साइबर कैपेबिलिटी के वाइज इंडिया बहुत अच्छा नहीं है, थर्ड टीयर में है। क्लियर? चलो, अब साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड एक और न्यूज है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। 2020 में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आया था। यह इंडेक्स भी यह बताता है कि साइबर सिक्योरिटी वाइज कंट्रीज क्या रैंक है कंट्रीज का। यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो आपको यह याद रखना है, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और आईटीयू यूएन के अंडर आती है। ठीक है, तो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसने निकाला साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, द इंडेक्स इज अ ट्रस्टेड रेफरेंस दैट मेजर्स द कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट ग्लोबल लेवल। कंट्रीज आर मेजर्ड अलोंग 5 पिलर्स। 5 पिलर्स पे कंट्रीज की कैपेबिलिटी को मेजर किया जाता है। जैसे पिछले वाले में 7 थे ना, इसमें 5 है। जैसे लीगल मेजर्स क्या है, टेक्निकल मेजर्स क्या लिए कंट्री ने, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या है, कितनी कैपेसिटी डेवलप करी है, कितनी कोऑपरेशन टू जनरेट एन ओवरऑल स्कोर। तो इसमें क्या करा है आपने, कंट्री से 20 इंडिकेटर्स के बेसिस पे 82 क्वेश्चंस पूछे थे, सर्वे सा किया था, और उस बेसिस पे रैंक भी है। ठीक है, नाउ इस इंडेक्स ने यह बताया कि ये कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, जैसे डिजिटल गैप्स हैं बहुत सारे। अच्छा, कंट्रीज के बीच में फर्क है कि कुछ कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी वाइज बहुत एडवांस है, कुछ पीछे हैं। Then, growing digital reliance in the post-COVID era has exposed digital disparities which must be bridged through capacity building. COVID-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सबने रियलाइज करा कि सारी दुनिया ऑनलाइन एकदम से शिफ्ट हो गई ना। कुछ कंट्रीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑनलाइन में शिफ्ट होने का, कुछ पे नहीं था। कोविड-19 ने बताया कि कितने ज्यादा गैप्स हैं कंट्रीज के बीच में। There is a sophisticated use of cyberspace by terrorists to broaden their propaganda and incite hatred. Terrorists तो ये तो हम जानते ही हैं, साइबर स्पेस को यूज कर रहे हैं यूथ को भड़काने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। खैर, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है इस इंडेक्स में? इंडिया इज प्लेस्ड ऑन द 10th स्पॉट। In 2018 it was ranked on the 47th spot. It was ranked 47 in 2019. तो इंडिया इंप्रूव करा है इनके मुताबिक। In the Asia Pacific region, India secured 4th spot. Neighbors China and Pakistan were ranked 33 and 79 respectively. Top 5 countries कौन सी हैं? यूएसए है, यूके एंड सऊदी अरेबिया है, एस्टोनिया है, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन एक जगह पे है, रशिया, यूएई, मलेशिया एक जगह पे। तो ये तो बस बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आप नोट से भी पढ़ लेना, इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड करा है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके? इंडिया के पास क्या क्या चीजें हैं टू रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि कभी साइबर अटैक होगा तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। देन इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्टेन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया के पास जो हमें हमारे साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट न्यूज पे, विच इज फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। और एक ही फैक्ट है, रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि ड्रोन अटैक हुआ था इंडिया पे अभी रिसेंटली, राइट? और ड्रोन्स के थ्रू टेररिस्ट हमारी क्रिटिकल एरियाज पे अटैक कर सकते हैं। तो जैसे मिसाइल्स के अगेंस्ट इजराइल ने बनाया हुआ है ना, आपने सुना होगा इजराइल के पास आयरन डोम है, कि पैलेस्टीन की साइड से हमास की तरफ से कभी भी मिसाइल आती है तो मिसाइल्स, इनकमिंग मिसाइल से प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कि कोई भी मिसाइल आएगी तो इजराइल एक और मिसाइल छोड़ेगा और हवा में ही उस मिसाइल को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे इजराइल ने नाम दिया आयरन डोम, जिससे कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हो सकता इजराइल में, राइट? तो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ इंडिया ने एक सिस्टम बना दिया जिसका नाम हमने दिया है इंद्रजाल। तो जैसे इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस के लिए आयरन डोम है, ड्रोन डिफेंस के लिए हमारे पास अब इंद्रजाल है। तो आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में बस फ्यू फैक्ट्स हैं, 2 फैक्ट्स हैं। Hyderabad based technology R&D firm Green Robotics has designed and developed India's first indigenous drone defense dome called Indrajal. तो इस कंपनी ने बनाया, Green Robotics ने, इंद्रजाल। The drone defense dome has the capability to autonomously protect an area of 1000 to 2000 square kilometer against the aerial threats by assessing and acting on
एरियल थ्रेट्स सच एज यूएवीज, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, लो रेडार क्रॉस सेक्शन टारगेट्स। ठीक है, तो ड्रोन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास अब इंद्रजाल है, जैसे कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आपका इजराइल के पास। ऑलराइट, क्लियर? चलो फिर इसी के साथ हमारे सारे करंट अफेयर्स कवर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर एंड आई होप मेनी ऑफ योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी got covered in this lecture, got addressed in this lecture. In any case, if you still have any more doubts, then you're free to call us, you're free to contact us and address your doubts. Okay? So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।